अच्छा जी, तो बेसिकली लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने टाइट्रेशन कर्व्स को स्टार्ट किया था। टाइट्रेशन कर्व्स को मैंने आप लोगों को पूरा बताया था, टाइट्रेशन का क्या सीन है, कॉर्निकल फ्लास्क, बियरेट, पिपेट, एंड हमने इस पूरे केस को डिस्कस किया था। इसके अलावा एंड पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, कुछ मैंने कहा था ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जिनको हम लोग याद कर लेंगे और कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज को हम याद कर लेंगे। तो हमारी कुछ, हाँ जी, तो हमारी कुछ बेसिकली ये स्टैंडर्ड वैल्यूज थी पीएच की, जो हमें याद करनी थी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, वीक एसिड वीक बेस की। एंड ये कुछ वर्टिकल रेंजेस थी जिनको भी हमने कहा था कि हमें याद करनी पड़ेंगी। हर केस की अपनी वर्टिकल रेंजेस और इक्विवेलेंस पॉइंट्स हैं, उनको हमें बेसिकली देखें, याद करना था। मतलब इसी को यूज करके हम जो है ना बेसिकली कर्व्स को ड्रॉ करेंगे। एनीवेज, पहला केस वाज वेरी सिंपल, वेरी इजी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली वाला। एंड द अदर वन वाज आल्सो लाइक ये स्ट्रॉन्ग एल्कली स्ट्रॉन्गेस्ट वाला। फिर हमने ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एल्कली का किया था, अभी हम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली का करते हैं। ओके, तो मेरा जो मेजर थर्ड केस है, दिस इज गोना बी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एल्कली। ओके, अच्छा जी। अगर मैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली की बात करूं तो मेरे दिमाग में सबसे आसान और सबसे आई वुड से जो पॉपुलर कुछ वीक एसिड आते हैं, तो उसमें मेरे कार्बन कंटेनिंग एसिड होंगे, जैसे कि वी हैव दिस वन, इथेनोइक एसिड, आई एम गोना से, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली की अगर मैं बात करता हूँ तो स्ट्रॉन्ग एल्कली हम NaOH को ले लेते हैं, ठीक है। तो इनका रिएक्शन होगा, इट्स गोना बी CH3COO Na प्लस H2O। एंड इसका जो कर्व होगा इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। गाइस, आप लोगों को क्या मेरे बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है क्या, या बिल्कुल भी नहीं आ रही, या आ रही है, क्या सीन है? मेरे बैकग्राउंड से कोई आवाज आ रही है क्या? है हसीब? हसीब, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? मी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, आप भी टाइप कर ले, कोई ऐसा मसला नहीं है। नेवर माइंड। अच्छा जी, तो मैं अगर सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, आई बी लाइक के आयशा, कैन यू हेयर मी? आप लोग को मेरी तो आवाज आ रही है ना? ओके जी। अब मैं अगर यहाँ पे बेसिकली इनको देखूँ, तो मेरे पास ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एल्कली है, राइट। तो अब जरा हम इसको बनाते हैं। अब देखें, वीक एसिड की अगर मैं जहाँ बात करूंगा ना, ओहो, अगर मैं वीक एसिड की बात करूंगा ना, सबसे पहले मैं इधर आऊंगा। मैं बोलूंगा देखें सर, वीक एसिड का आपने मुझे पीएच क्या याद कराया हुआ, तो वीक एसिड का पीएच हमारे पास बेसिकली क्या है? वीक एसिड, ये रहा। वीक एसिड का पीएच इज 3। ओके, तो अब 3 से हमें स्टार्ट करना है। और हमने स्ट्रॉन्ग एल्कली लिया है, तो स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्कली का पीएच 13 है। तो हमें स्टार्ट इससे करना है। अच्छा, एनीवेज ये बात थोड़ी सी रिकैप भी कर लेते हैं। हमें पता है कि देखें, जो चीज़ सर पहले लिखी होती है वो एनालाइट होता है, मतलब कि सर ये कॉर्निकल फ्लास्क वाला है। और हमने बेसिकली इसी से जो है ना पूरे केस को स्टार्ट करना है। एंड ये मेरे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बेसिकली मेरा टाइट्रेंट है। एंड ये मेरा बेसिकली हम ब्यूरेट में ऐड करते हैं। ऑलराइट, ठीक है जी। तो ये मेरा वीक एसिड है, मैं इसकी पीएच ले रहा हूँ 3, 1 2 3, थर्ड पीएच से मैंने स्टार्ट करना है। अब ना देखें, क्योंकि ये आपके पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली वाला केस है ना, क्योंकि ये आपके पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली वाला केस है, सो हम फॉरेन से इधर आते हैं। हम बोलते हैं सर देखें, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली वाला जो केस है,
उसकी जो वर्टिकल रेंज है वो 7.5 से 10.5 के बीच में है, और जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो क्या है, 9 है, राइट। तो मैं पहले इसकी वर्टिकल रेंज 7.5 से 10.5 वाली रेंज पे आता हूँ। मैं पहले यहाँ पे आऊंगा एंड आई एम गोना ड्रॉ इट लाइक दिस। 7.5 मेरे पास ये रहा, 7.5 से 10.5 वाली जो मेरे पास रेंज है वो ये रही, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर, सबसे पहले मैं इस पे आता हूँ, एंड 7.5 वाला पॉइंट ये रहा मेरे पास, 10.5 वाला पॉइंट भी ये रहा, एंड ये मेरा बेसिकली बन गया ये वाला पॉइंट। और फिर यहाँ से मुझे जाना है पी, क्योंकि मैं इस वक्त जो है ना स्ट्रॉन्ग एल्कली को कंसिडर कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली मेरे पास pH 13 वाला होगा, तो इट्स गोना बी लाइक समथिंग लाइक दिस। ठीक है। ओ माय डेज। अच्छा जी, अब देखिए मेरी बात सुने, एक मेरी बात को जरा प्रॉपरली समझिएगा। जब आपके पास ना, हसीबा कुछ कह रहे हैं, हसीबा आपकी बात समझ नहीं आ रही बेटा, टाइप करना, टाइप। मुझे बताएं, गॉट इट, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मेरी बात सुनो, जब आपके पास ना बेटा स्ट्रॉन्ग था ना दोनों, जब स्ट्रॉन्ग एसिड था और आपके पास स्ट्रॉन्ग एल्कली था, तो उस वक्त आपके पास जो है ना, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली था, तो उस केस में आपके पास जो वो बना था ना, यू कैन से जो इक्विवेलेंस पॉइंट था वो pH 7 पे था, ठीक है। लेकिन जब आप लोग बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली पे ले आए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मैंने यहाँ पे देखें किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली वाला केस था, तो देखें पीएच पॉइंट मेरे पास ना 5.5 पे आया हुआ है। ये जो इक्विवेलेंस पॉइंट है मेरे पास, ये जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो pH 5.5 पे था, मतलब कि देखें, क्योंकि मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग था ना, तो मेरा इक्विवेलेंस पॉइंट एसिड की रेंज में आ गया, और ये वाला रेंज मेरे पास अलग से रह गई। ठीक है, मतलब कि ये है क्योंकि आपके पास वीक बेस था और एसिड स्ट्रॉन्ग था, तो इक्विवेलेंस पॉइंट एसिड की तरफ आ गया। सिमिलरली अगर मैं पार्ट सी पे आता हूँ, तो इस पे मेरे पास क्या है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एल्कली है। तो क्योंकि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली, एल्कली मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा इक्विवेलेंस पॉइंट क्या करेगा, वो एल्कली के रीजन में चले जाएगा। तो इस केस में मेरा जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, इट्स गोना बी pH 9। इक्विवेलेंस पॉइंट जो होगा ना, दैट इज गोना बी pH 9। ठीक है, इस केस में मेरे पास इक्विवेलेंस पॉइंट pH 9 वाला होगा। ये सारी बातें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो आप लोग को मेमोराइज करनी है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, इसको देखें प्लीज। हाँ जी, तो क्योंकि मेरे पास ये इक्विवेलेंस पॉइंट 9 था और ये पीएच वर्टिकल रेंज 7.5 से 10.5 के बीच की है, तो मैंने इसको यहाँ पे अल्लाह अल्लाह फैसला 7.5 से 10.5 के बीच की रेंज बनाई, पीएच पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट 9 पे ले गया, और अल्लाह अल्लाह फैसला ये मेरा पूरा ग्राफ बन गया। ठीक है, तो दिस वाज माय वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एल्कली बना था। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, तो pH 9 इक्विवेलेंस पॉइंट, जो चीज जैसे कि अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्गर है, तो फिर पीएच जो है ना, इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो 5.5 मतलब कि एसिड की रेंज में चला गया। और अगर बेस स्ट्रॉन्गर होगा, तो इक्विवेलेंस पॉइंट आपके पास pH 9 मतलब कि वो एल्कली की रेंज में चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, बात समझ आ रही सबको, आगे चले, क्लियर है। थर्ड नहीं, आई मीन लास्ट केस है हमारा ये वीक एसिड, वीक एसिड वीक एल्कली। मेरे पास ये जो वीक एसिड और वीक एल्कली वाला सीन है ना, इसको जरा देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा केस है, जैसे कि यहाँ पे मैं आता हूँ, मेरे पास इथेनोइक एसिड है, and then I have ammonia and I'm reacting and मैं basically फॉर्म कर रहा हूँ अमोनियम इथेनोएट। ठीक है, इट्स गोना बी 4 बाय द वे। तो मेरे पास ये बेसिक जो है ना केस हुआ है, एंड जल्दी से पीएच वाले को कॉपी करते हैं फॉरेन से। जल्दी से हम इसको कॉपी करते हैं। अगर हम वीक एसिड वीक एल्कली वाले केस पे आ रहे हैं ना,
तो देखिए मेरा जो वीक एसिड होता है, मैंने आप लोग को उसका पीएच क्या लिखा है कि आपने ये वाले पीएच से करना है। वीक एसिड का पीएच होगा 3, और वीक एल्कली का जो बेस होगा, जो वीक बेस है आपके पास, उसका पीएच होगा 11। तो आपने 3 से 17 तक जाना है। एंड एज फार एज देखो इक्व वर्टिकल रेंज इज कंसर्न, तो उसमें नो मार्क वर्टिकल रेंज है, मतलब कि कोई भी मार्क वर्टिकल रेंज नहीं होगी आपके पास। ये एक बेसिक सिंपल सिंपल कर्वी टाइप का ग्राफ बनेगा। तो इसको ऐसे देखते हैं। मुझे बेसिकली 3 से 11 तक जाना है, बिकॉज मैं वीक एसिड से इस्तेमाल करूँ तो कॉनिकल क्लास में ये होगा। ये मेरा पहला पॉइंट आया pH 3 पे। मैं यहाँ से आऊंगा। और अच्छा, अब आप मुझे खुद बताएं। देखें, जब स्ट्रॉन्ग एसिड था और स्ट्रॉन्ग एल्कली था, तो इक्विवेलेंस पॉइंट था pH 7 पे। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली था, तो मेरे पास एसिड स्ट्रॉन्गर था, तो इक्विवेलेंस पॉइंट एसिड के रीजन में आ गया था, दैट वाज 5.5। बट जब मेरे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली था, तो अब क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग एल्कली है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मेरे पास इक्विवेलेंस पॉइंट एल्कली के रीजन में चला गया था, दैट वाज pH 9। अब क्या है, दोनों ही वीक है। जब दोनों ही वीक होंगे तो दोबारा इक्विवेलेंस पॉइंट मेरे पास pH 7 पे ही आ जाएगा। ये ग्राफ यूं आके ऐसा लगेगा। एंड देन उसके बाद मेरा जो एंडिंग पॉइंट है दैट इज pH 13। तो ये 11 12 13, ये 13 सॉरी pH 11 है, सॉरी माय बैड, बिकॉज वीक एल के लिए ना। तो ये 10 आ गया, ये 11 आ गया, एंड 11 वाला पॉइंट इज समवेयर हेयर। तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो ये आपका बेसिकली वीक एसिड और वीक एल्कली का ग्राफ है। और दिस इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट। जो वीक एसिड और वीक एल्कली ना, ऑफ कोर्स देखें दोनों ही वीक है, तो ये रिएक्शन बहुत लंबा होता है, बहुत स्लो रिएक्शन होता है, बहुत मुश्किल से होता है, बहुत सारे केस में होता ही नहीं है। तो इसमें कोई मार्क्ड वर्टिकल चेंज नहीं होता। एक जो भी पॉइंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट, पॉइंट विच इज माय बेसिकली आई कैन से pH 7। ओके जी। तो ये हमारे पास केस है। मुझे बताएं, ये पीएच कर्व आप लोग को समझ आ गए? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? यस और नो? क्लियर है? आरफा यू गॉट इट? एंड यस। ठीक है जी। अब देखो, बात सारी यस ऐसी सर। है। ओके जी, ओके बेटा। अब हमारे पास बात सारी ऐसी कि देखें, ये तो मैंने आप लोगों को ना के केस बता दिया। अब आपके पास कोई भी ग्राफ का आता है, तो आप लोग एसिड या एल्कली को देख के फौरन से आइडेंटिफाई कर लेंगे, अच्छा सर कौन सा वीक एसिड है, कौन सा वीक एल्कली है, और जो भी केस लग रहा होगा उस उसको हिसाब से ड्रॉ कर देंगे। लेकिन मसला सारा ऐसा है कि कुछ अगर अजीब सा कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए, जिसपे उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम का कुछ ना कुछ ऊपर नीचे सीन करा हो, तो उस तरह के क्वेश्चन में हम फंस सकते हैं, राइट? तो क्योंकि उसका रीजन ये है कि अभी आप लोगों को पता नहीं, मैंने तो आप लोगों को बोला बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड pH 1 पे कर लो, स्ट्रॉन्ग बेस pH 13 पे कर लो, वीक एल्कली pH 1 पे कर लो, वीक बेस pH 11 पे कर लो। मैंने आपको बोला ये डायरेक्टली याद कर लें, लेकिन आपको तो इसके पीछे की कॉन्सेप्ट नहीं पता, राइट? तो उसका जो पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली A2 केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है। अब यही थोड़ा सा एक बात मुझे अजीब सी लगी थी कि जब ये ट्राइडेशन कर्व्स उठ के एएस में आया है, तो वो फॉर्मूलाज को भी एएस में आ जाना चाहिए था, बट उन्होंने वो फॉर्मूलाज को नहीं लेकर आए। बट फिर भी, क्योंकि वो नहीं लेकर आए, लेकिन क्या ये है कि हम थोड़ा सा एहतियात हैं, क्योंकि इतना कोई मुश्किल चीज है नहीं। तो ये 3 बेसिक एक्सप्रेशन है, मैं ये करा रहा हूँ। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे साथ करें, समझे, इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। मैं इस पे मार्क कर दूंगा कि बेटा ये A2 का पार्ट है, तो आपको कोई इतना स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। ये अगर आ जाता है तो चलो भाई, हमें पता हो क्या किस तरीके से कैलकुलेशन करनी, ताकि ये है कि कोई डिफिकल्टी ना हो। ओके। मैं सिर्फ इस केस का आप लोग को ये पूरा मेथड सिखा रहा हूँ। और मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को समझिएगा। अभी क्योंकि आपने ये चैप्टर अभी मुझसे टाइटेशन ग्राफ्स पढ़े हैं, तो आप यहाँ HCl और NaOH का रिएक्शन देखेंगे। आप बोलेंगे सर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एल्किल है। तो सर आप देखें, 1 से स्टार्ट करें, 13 पे आपको एंड करना है। एंड आपके पास जो है ना बेसिकली 4 पॉइंट, यू कैन से, आपके पास बेसिकली 4 से लेके 10 तक की ये जो है ना वर्टिकल रेंज हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, जो आपने पहले से किया होता है। लेकिन देखो, ये जो स्टार्टिंग पीएच है, मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है, ये कैलकुलेट होती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक एक्सप्रेशन मिलती है, ये वाली, विच इज pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है जी। pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है जी। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। एंड अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, तो मेरे पास जो है ना यहाँ पे, अब बात सारी ऐसी कि देखें सर, ये जो एक्सप्रेशन है, एज आई टोल्ड यू, कि ये ना आपके बेसिकली A2 का पार्ट है। लेकिन इस एक्सप्रेशन का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि देखो आपके पास H पॉजिटिव आयन की अगर कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो आप उसको इस्तेमाल करके ना पीएच की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये एक आपके पास A2 का पार्ट है। अब बात सारी ऐसी है, जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं।
HCl की उन्होंने आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई राइट, विच इज 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। आप बोलेंगे देखिए सर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर देगा H पॉजिटिव आयन के अंदर एंड क्लोराइड आयन के अंदर राइट। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है HCl की, तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 मोल पर डीएम क्यूब होगी। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन में सी लिख रहा हूँ डायरेक्ट, इसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है ना, तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 होगी, बिकॉज देखें ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा। तो अगर आप H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 लेते हैं, तो एज पर दिस फार्मूला आपको यहाँ पे पीएच निकालने के लिए माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन दैट इज 0.1 जब आप पुट करेंगे, तो आपकी पीएच की जो वैल्यू आ जाएगी इट्स गोना बी 1। आप इसको करके भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे H पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन थी, सॉरी HCl की कॉन्सेंट्रेशन से मुझे पता चला H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन से मुझे पता चला पीएच। कैसे? मैंने H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पुट कर दिया माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, सो माइनस लॉग 0.1, तो आपके पास पीएच कितना आ गया, 1 आ गया। तो दिस वाज योर बेसिकली स्टार्टिंग पीएच। ठीक है जी, मुझे बताएं ये बात सबको समझ आ रही है कि मैंने ये स्टार्टिंग पीएच की कैलकुलेशन कैसे की है? यस और नो? सर एक बार रिपीट कर सकते बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं। देखिए मुझे बताएं, हम इसको ना बस यहाँ पे लेके आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये जो मैं रेड से पोर्शन बना रहा हूँ ना, ये सारा E2 का पार्ट है। बस इसमें सर लॉग वाली कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग है। हाँ लॉग वाली कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बिकॉज मैं आउट ऑफ नोवेयर आपको बोल रहा हूँ कि माइनस लॉग लगा दो। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूँ कि बेटा मुझे ये बताओ कि पीएच क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर पीएच एक बेसिकली फंक्शन है जिसका रिलेशन किसके साथ है, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन के साथ है। तो अब मैं आपसे बोलूँ कि बेटा अगर मेरे पास H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, तो फिर पीएच कैसे निकालेंगे? एच पॉजिटिव एंड पीएच क्या है मुझे बताएं। पीएच हमारे पास ये होता है ना, अब आप मुझे बताएं अल्फा कैन यू हियर मी, एम ऑडिबल? जी सर। हम कहते हैं एसिड के अंदर एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाती है? एसिड के अंदर एच बढ़ पॉजिटिव आयन की जाती है। कॉन्सेंट्रेशन, नो 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 नो, माय बैड माय बैड। एसिड के अंदर एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो पीएच कम हो जाती है। एल्कली के अंदर एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो पीएच बढ़ जाता है राइट। तो अगर मुझे एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी हो और उससे मुझे बोला जाए पीएच निकालना हो, तो उसके लिए ये एक एक्सप्रेशन को इस्तेमाल किया जाता है विच इज वेरी सिंपल, which is pH is equals to, वो क्या है सर, pH is equals to minus log concentration of H positive ion। ठीक है, pH is equals to minus log concentration of H positive ion। ये मेरे पास पूरा एक वो है, pH is equals to minus log concentration of H positive ion। ये मेरे पास एक पूरी बेसिकली एक्सप्रेशन है। ओके, अब यहाँ पे मैं आता हूँ। मुझे देखिए HCl की कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने बताई हुई है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। मैं बोलूंगा देखिए सर HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट करके H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन बना देगा। तो इन दोनों का क्योंकि मोल टू मोल रेशो 1:1 का है, तो अगर बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है, तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 मोल पर डीएम क्यूब होगी। ठीक है, HCl की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है, और H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं बोलूंगा कि देखिए सर मुझे H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, सो पीएच विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग, एंड मैं यहाँ पुट कर दूंगा 0.1, तो मेरे पास पीएच की वैल्यू आ जाएगी एज 1। सो दिस इज माय स्टार्टिंग पीएच। ओके, ये मेरा बेसिकली एसिड का पीएच है जिसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। अंडरस्टूड? बात समझ आ रही है सबको, यस और नो? मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। यस गॉट इट? सर। लेकिन सर अगर कोई एसिड ऐसा हो सर। जी जी जी, बोले बोले, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बोले। और कोई अ, एसिड ऐसा हो। जी एसिड अगर कोई जिसकी जो है ना हमें ना पता हो कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा या नहीं होगा, कितने उसमें होगा डिसोसिएट, हाँ, तो वो अब फिर देखिए, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी। देखिए अब मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ना जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो कम्प्लीटली डिसोसिएट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl की कॉन्सेंट्रेशन से H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालना इज वेरी सिंपल। बट अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा इथेनोइक एसिड है, तो यू कैन नॉट डू दिस थिंग विद इथेनोइक एसिड, बिकॉज इथेनोइक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता। तो उस केस में हम फंस जाएंगे। उस केस में आपको के ए एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब सर ये के ए एक्सप्रेशन क्या है? ये बेसिकली A2 का पार्ट है। तो अगेन इन्होंने जो है ना ओके। टाइट्रेशन कर्व्स का ना कोई सेंस नहीं था एएस में, बट अगेन आपके सिलेबस में आ गया है, तो वी हैव टू डू इट। ओके, तो इसीलिए वो आपको कोई ऐसा पार्ट नहीं देंगे जहाँ पे आपका A2 की नॉलेज इस्तेमाल हो। आई अंडरस्टैंड, वो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एल्कीलीन दे सकते हैं,
वीक एसिड या वीक एल्कली का अगर वो कोई कहानी करेंगे ना, तो वो आपको ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। ओके जी। ओके जी, आगे चलो। सही है। सिमिलरली अब जी। यहाँ से मुझे ना स्टार्टिंग पीएच तो पता चल गया, अब एंडिंग पीएच का क्या सीन होगा भाई, उस पे आते हैं। एंडिंग पीएच NaOH का है ना। अब बात यह है कि सर NaOH का पीएच कैसे निकालें। अब मैं अगर NaOH की एक्सप्रेशन लिखता हूँ ना, तो NaOH इज समथिंग लाइक दिस। NaOH, सोडियम आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन। तो सोडियम जो NaOH है बेसिकली, इसमें Na का हम मोल टू मोल रेशो 1:1 का है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बेटा 0.1 मोल पर DM³ है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी सर, 0.1 मोल पर DM³ हो जाएगी। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी। ओ माय डेज, एक पर रखे मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ जी। तो हमारे पास ये बेसिकली हो जाएगी 0.1 पर DM³, ठीक है। एन हमारे पास जो है ना बेसिकली, अब ना यहाँ पे मैं बोलूंगा कि देखिए सर मेरे पास ना हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन आई है, बट पीएच निकालने के लिए तो मुझे H+1 की कॉन्सेंट्रेशन का पता होना चाहिए। तो हम यहाँ फिर फंस गए। अब इस मसले का हल पता क्या है, इस मसले का हल ये है। सबसे पहले तो मैं इसको एडजस्ट करूँ, मैं इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मुझे वहां पे छोटी सी बात ऐड करनी है। इस मसले का हल ये है कि देखिए सर NaOH तो मेरे पास अल्कीली है, राइट। अल्कीली से मुझे तो हाइड्रोक्साइड आयन की वो पता चलेगी कॉन्सेंट्रेशन। मुझे एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, एक मिनट क्या, मैंने यहाँ पे आया, मैंने बोला NaOH है। NaOH का हाइड्रोक्साइड आयन के साथ 1:1 का मोल रेशियो होगा। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगा 0.1, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1। अब यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, बट मुझे निकालना पीएच है। तो अब मेरे पास क्योंकि H+7 की कॉन्सेंट्रेशन नहीं, तो मैं अब क्या निकालूंगा, POH निकालूंगा। देखो, जैसे पीएच में आपने क्या किया था, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, तो इसी तरह आप पीओएच में क्या करेंगे, पीओएच में क्या करेंगे, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन आ जाएगा। ये मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयन की ये कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, मैं पढ़ूंगा माइनस लॉग, एंड ये मेरे पास हो जाएगा 0.1। तो अल्लाह अल्लाह खैर, चला इसका आंसर भी बना जाएगा पीओएच का। ठीक है जी, करेक्ट, अंडरस्टूड, बात समझ आ रही है आप लोगों को, यस और नो। इसका आंसर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात क्लियर है सबको। यस। अब सर बात ये है कि ये ग्राफ तो पीएच वाला है, ठीक है, और ये तो आपने पीओएच निकाला है, तो फिर ये क्या बात हो गई, तो बेटा हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है, विच इज पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। बिकॉज अगर आप लोग को याद हो, पीएच स्केल जो हमारे पास पूरा है वो 14 के बराबर होता है। तो अगेन आपने यहाँ पे पीओएच निकाल लिया है, सो यू बी लाइक सर पीएच इज इक्वल्स टू पीएच+1 इक्वल्स टू 14। तो pH is equals to 14 minus 1 which will give me 13 as my answer। तो आपको आपका एंडिंग pH बन गया। अंडरस्टूड, बात समझ आ रही है। ये जो बेसिकली 1 और 3 है, 13 है ना, ये मैंने ऐसी हवा में नहीं फेंका, ये बेसिकली इसके पीछे कैलकुलेशन हुई भी है। बट वो कैलकुलेशन A2 का पार्ट है। अगर ये AS का होता तो फिर बहुत आसान सीन हो जाता, मतलब फिर हम पूरा प्रॉपर डिटेल में इसको देखते। बट अनफॉर्चुनेटली ये पूरा पार्ट A2 का है, तो हम थोड़ा सा इसमें फंस गए हैं। ये सब A2 चंक है, लेकिन इसको लाजमी आप लोगों ने देखना है, मतलब इसमें छोड़ना नहीं है। इसमें सिर्फ देखो, ये वाली एक्सप्रेशन है। आयशा आपको बात समझ आ रही है, पीएच पीओएच से कंफ्यूज तो नहीं हो रही। हसीब आप भी बताओ बेटा, क्लियर है। और ये एक्सप्रेशन है, ये 3 एक्सप्रेशन है। ये सिर्फ कराने का मकसद है कि अगर कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उसमें हम फंसे ना। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन और निकाला हुआ है यहाँ पे, ये बेसिकली आप लोग की बोर्ड का नहीं है, दूसरे बोर्ड का ही है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही ले आता हूँ, ठीक है, फिर हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे जल्दी से। ऊपर मैंने कराया हुआ है। आरफा गॉडेड, आपको भी बेटा क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, कंफ्यूज तो नहीं हो रही इन एक्सप्रेशन से। यस। नहीं नहीं।
अच्छा जी, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन को होमवर्क से हटाएं। They're saying a 10 centimeter cube sample of 0.1 mole per dm cube of amino ethanoic acid with a pH of 5.3 was titrated with 0.1 mole per dm cube NaOH. After 20 centimeter cube of NaOH and excess had been added, the pH was found to be 12.5. Using the following information, sketch a graph showing the pH changes during the titration. अब यहाँ पे आपके पास बेसिकली पूरा केस और सीन आ गया है। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि दोबारा देखिएगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंपल, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये है, एंड दिस इज योर अमीनो इथेनोइक एसिड। अब ये अमीनो इथेनोइक एसिड आप लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन अगेन इसमें क्योंकि इथेनोइक का वर्ड आ रहा है तो एक बेसिकली कार्बन कंटेनिंग एसिड है। तो फिर हम ये जो है ना बेसिकली अज्यूम करेंगे कि ये वीक एसिड है, बिकॉज जितने भी कार्बन कंटेनिंग एसिड होते हैं ये वीक एसिड होते हैं। इसका उन्होंने मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है विच इज 10.0 cm3, एंड इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है विच इज 0.150 मोल्स पर डीएम क्यूब। वो कह रहे हैं विद पीएच ऑफ 5.3, मतलब कि देखो मुझे स्टार्टिंग पीएच उन्होंने खुद ही बता दिया इस केस में ना, पीएच ऑफ 5.3 वॉज टाइट्रेटेड, मतलब मैं ऊपर पीरियड डाल रहा हूँ विद 0.100 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ NaOH। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं बेसिकली NaOH को ऐड कर रहा हूँ। NaOH का ना, NaOH ऑफ कोर्स बेटा एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है आपके पास, एंड इसका उन्होंने मुझे कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है विच इज 0.100 मोल पर डीएम क्यूब। बोल रहे हैं आफ्टर 20 सेंटीमीटर क्यूब, after 20 centimeter cube of NaOH and excess had been added। अब ये सेंटेंस पे बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, इस बात को दोबारा समझेंगे। After 20 centimeter cube of NaOH and excess had been added, the pH was found to be 12.3। मतलब कि जब मैंने 20 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करा है ना बेटा, तो मेरे पास ना NaOH एक्सिस पे जा चुका था। ये न्यूट्रलाइजेशन वाला पीएच वॉल्यूम नहीं दिया हुआ उन्होंने आपको। ये बेसिकली पता है कौन सा वॉल्यूम दिया हुआ है, ये आपको वो वॉल्यूम दिया हुआ है कि लाइक इतना, आफ्टर 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH एंड एक्सेस हैड बीन एडेड। मतलब जब मैंने 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH डाला ना, वो ऑलरेडी एक्सेस में जा चुका था। द पीएच वाज फाउंड टू बी 12.5, तो इस वक्त आपके पास जो पीएच था ना दैट वाज 12.5। ठीक है जी, ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? अब इस केस में ना मुझे बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन का, जैसे देखें मैं ऊपर वाले केस में आता हूँ ना, मैंने वहां आप लोग को एक फॉर्मूला लिखवाया था। देखें, ये देखें, ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था कि बेटा जिस बाय द वे ये बेसिकली एएस का ही पार्ट है, तो मैं इसको ऊपर करूंगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर आपको कभी ऐसा हो ना कि न्यूट्रलाइजेशन वाला पीएच ना गिवन हो, लाइक और पीएच कह रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन एक ही कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम गिवन है का ना गिवन है एंड ऑल दैट स्टफ, तो आपको बेसिकली जो है ना फिर इस फॉर्मूले से इस्तेमाल करना है। C1V1 इज इक्वल टू C2V2। अब नीचे आते हैं, इस क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट में दोबारा आएंगे। दे आर सेइंग आफ्टर 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH एंड एक्सेस हैड बीन एडेड, द पीएच वाज फाउंड टू बी 12.3। मतलब जब मैंने 20 सेंटीमीटर क्यूब डाला ना, तो मेरे पास पीएच एक्सेस में जा चुका था। बट देखें ये आपके पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली का रिएक्शन है। इसमें एक न्यूट्रलाइजेशन का तो वो होगा ना वॉल्यूम, क्योंकि देखिए अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब पे एक्सेस हो रहा है तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम डालने पे बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन भी हुई होगी। तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला, C1V1 इक्वल्स टू C2V2। पहले मुझे बताएं यहाँ तक की कहानी समझ आ रही है कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? जल्दी से बताएं, यस और नो? यस सर। हसीब क्लियर है बेटा? ओके ओके ठीक है, मैंने आपका भी मैसेज देख लिया, आयशा आपका भी देख लिया। अब मैं आता हूँ, मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि देखिए सर मेरे पास ना अमीनो एसिड जो है उसकी, जो अमीनो एसिड एसिड जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है सर? 0.150 है, और वॉल्यूम मेरे पास 10 cm3 है। और दूसरा जो अल्किल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.100 है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? एक्स, उसको V2 ही कह लेते हैं। जरा V2 की वैल्यू निकालें। आरफा आप जल्दी से बताएंगे बेटा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, उसको कंफर्म करें प्लीज जल्दी से। V2 की वैल्यू 0.150 टाइम्स 10 डिवाइड बाई 0.100।
15 आ रहा है, बिल्कुल बेटा 15, मेरे पास भी 15 ही था, बेस्ट हो गया। 15 cm³ आ रहा है, ठीक है जी। अब ये जो 15 cm³, अब मेरी बात समझिएगा, 15 cm³ ऑफ NaOH जब आप डालेंगे ना बेटा, ऑफ NaOH से आपके पास पता है क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव होगा, ठीक है। एंड 20 cm³ से क्या हो जाएगा बेटे, एक्सेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, ठीक है जी। अब जल्दी से इसके ग्राफ को बनाते हैं। अब यहाँ पे एक डिसीजन ये लेना है कि सर कॉर्निकल फ्लास्क कौन है और टाइट्रिन कौन है, तो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर देखते हैं दोबारा क्वेश्चन को। अ 10 cm³ सैंपल ऑफ दिस मच concentration of amino ethanoic acid with a pH of this was titrated with this much, मतलब मैं इसको टाइट्रेट कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी अमीनो एथिनोइक एसिड का जो है ना बेसिकली कॉर्निकल फ्लास्क में ले लिया है। वॉस टाइट्रेट का मतलब कि मैंने NaOH को टाइट्रेट कर रहा था, राइट। तो मैं अब जल्दी से इधर आता हूँ, मैं पहले इसका पूरा वो बना लेता हूँ, ये वाला एक्सेस, यू नो। अब यहाँ मुझे बताएं वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट कौन है बेटा, NaOH है, मतलब कि आपके पास बेसिकली आप NaOH को ऐड करें ना। अब ये 50-50 को कैंसिल करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास बेसिकली जो अमीनो एसिड है उसका पीएच कितना है, 5.3 है, राइट। मतलब ये आपका स्टार्टिंग पीएच है। तो आप इधर आते हैं बेटा, ये 4 है, ये 5 है, एंड ये 6 है, 5.3 समवेयर यहाँ होगा। तो मैं 5.3 को यहाँ कहीं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, बल्कि नहीं, ये 4 है, ये 5 है, हाँ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओ भाई साहब, माशाल्लाह, ये मैंने गलत वो करा है, नेवर माइंड। 13 आ गया, ये 1 2 3 4, ओके ओके, ये 4 नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है जी। अब हमारे पास अगर हम इस केस पे आते हैं तो हम बोलेंगे कि देखिए सर स्टार्टिंग पेज बस 5.5, तो 4 ये रहा बेटा, 5 ये रहा, 5.5 मेरे पास यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। एंड मैंने जो है ना यहाँ पे आना है 15 cm³ पे एक मार्क करना है। अच्छा मुझे बताएं ये कौन सा केस है, ये मेरे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली वाला केस है ना। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली की जरा वर्टिकल रेंज पे आते हैं और इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये देखें। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली की जो इक्विवेलेंस पॉइंट है दैट वाज 9, एंड वर्टिकल रेंज 7.5 से 10.5 की है। तो मैं जल्दी से आता हूँ यहाँ पे, मैं क्या करूंगा सर, 15 पे आके आई बी लाइक 7.5 से 10.5 तक की वर्टिकल रेंज तो यही बन गई, ठीक है। एंड ये मेरा हो गया ग्राफ का स्टार्टिंग वाला पोर्शन। एंड मैंने एंड करना है 20 cm³ पे, बिकॉज देखो उन्होंने मुझे क्या बोला है कि लेट्स से अगर मैं इसको 5 10 15 20 समझो यहाँ ले लेते हैं, 20 cm³, 20 cm³ पे मेरे पास पीएच कितना है, पीएच देखें 12.5 था। तो मैं समझे ये 11 आ गया, ये 12 आ गया, 13 है, 12.5 ये होगा ना, यहाँ पे कहीं होगा। तो मैं इसको यू बना दूंगा, ये आपका पीएच कर्व बन गया ये वाला। अच्छा इसको ना थोड़ा सा कर्वी सा बनाए, कर्व सा बनाए, ये ऐसे ना बनाए। अब चाहिए, अंडरस्टूड, बात सबको समझ आ रही है, ये सर के टाइटेशन कर्व यस। में क्या लंबी है, क्या डिफिकल्टी थी, ठीक है। देयर सेइंग कि some bond energies are given, use the data and the enthalpy change for the conversion of sulfur dioxide into sulfur trioxide to calculate the value of sulfur dioxide bond
NSO3। अच्छा जी, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ ना, तो इसमें मेरे पास बेसिकली आपके पास ना वो आपसे कह रहे हैं कि यूज द डेटा दैट हेल्पिंग द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपको बेसिकली वो निकालना है। और मुझे गिवन क्या क्या है, बॉन्ड एनर्जीज गिवन है ना। लेकिन अगर मैं देखूँ, एक सेकेंड, नो माय डेज। हम्म so the so the question is saying some bond energies are given, and the sulfur dioxide sulfur double bond oxygen bond energy in sulfur dioxide is 534 kilojoules per mole, and oxygen double bond oxygen bond energy is 496. They're saying use the data and the enthalpy change for the conversion of sulfur dioxide into sulfur trioxide to calculate a value for sulfur dioxide, like to calculate the value for the sulfur double bond oxygen bond energy in SO3। इसका ना पार्ट ए का कुछ ना कुछ सीन होगा, बिकॉज देखो आपके पास ना एक इसमें वैल्यू जो हमारे पास मिसिंग है, वो ये है कि मुझे जो है ना अभी ये नहीं पता कि सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड वाली कन्वर्जन कौन सी है। अगर इसका हम पेपर ओपन भी करें ना, ये जो है ना 2018 का क्वेश्चन है, और उसमें जो मेरा पहला रिएक्शन है ना, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज की वैल्यू हमको मालूम नहीं थी, और हमें ये वाली वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अच्छा, कभी इस तरह के देखें क्वेश्चन हो ना, तो आप लोग इसमें ना लाइक इसको इस तरह कर लिया करें, लाइक इसके रेफरेंस जाके देख लिया करें, बिकॉज इसमें पार्ट भी था तो मुझे समझ आ गया कि कोई ना कोई सीन है इसमें, राइट। तो अगर हम इसकी फोटो लेते हैं जल्दी से, और फिर इसको जो है ना ले आते हैं नीचे, या फोटो क्या लेना है, फोटो ही ले लेते हैं इतने पार्ट की ना, जल्दी से एक सेकेंड। मुझे मेरा ख्याल है आरफा आपने भी ऐसे एक आध क्वेश्चन भेजे हुए है ना, ये बॉन्ड यस एनर्जी सर। वाले। मेरा ख्याल है यही भेजा हुआ है, शायद शायद यही भेजा हुआ था, या ऐसा कुछ भेजा नहीं हुआ था सर, सीन। मैंने P1 से भेजा था। चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा जी, तो अब ये मेरे पास रिएक्शन है, इसकी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू मुझे मालूम है, और वो मुझे कह रहे हैं कि आपके पास जो है ना बेसिकली, अगर मैं इसको देखूं, जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, मैं अगर इसकी बात करता हूँ, ये देखें, ये आपके पास 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, ओके। एंड ये O2 है, एंड देन यू हैव, इट्स बेसिकली 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ ना कि सबसे पहले ना, मैं अगर आपसे थोड़ी सी बात करूँ, तो मैं कहता हूँ कि देखो बेटा, सल्फर ले लो और ऑक्सीजन ले लो, राइट। एंड अगर मैं बेसिकली इनकी फॉर्मेशन करता तो इट्स गोना बी फॉर्म, ये बेसिकली सल्फर फॉर्म कर लेगा मेरे पास, एंड ठीक है। इसकी फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपके पास फ्री एलिमेंट्स है, बॉन्ड मेकिंग वाला केस है, सो आपके पास 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, राइट। सो इट्स गोना बी 2 टाइम्स, मेरे पास 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है ना, तो ये मेरा हो जाएगा बेसिकली 2 टाइम्स 534, ठीक है। एंड ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी वैल्यू इज 496, ठीक है। एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो है मुझे वो निकालना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सीन ऐसा होगा कि देखिए मेरी बात सुन रहे, हमें जो है ना इसकी साइकिल ऐसे बनेगी, ये यहाँ से नीचे जाएगा, एंड देन मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, तो मुझे जो है ना फॉर्मेशन को इसको नेगेटिव में लेना पड़ेगा। सो इट इज गोना बी, बिकॉज यहाँ पे 1 मोल के अंदर अगर आप देखें, 1 मोल ऑफ SO3 के अंदर मेरे पास 1 2 3, ठीक है, 3 मोल्स ऑफ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है। सो क्योंकि यहाँ 2 मोल्स है मेरे पास, तो 2 मोल्स का मतलब 6 टाइम्स, ये मेरे पास हो जाएगा 6 टाइम्स सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। एंड 6 टाइम्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये इसकी फॉर्मेशन आ गई, 6 टाइम्स सल्फर ट्राइऑक्साइड इसकी आ गई,
एंड इसकी फॉर्मेशन बेसिकली अगर मैं बात करूंगा, इट्स गोना बी समथिंग लाइक दिस, टू टाइम्स यू कैन से सल्फर डाइऑक्साइड होता है, बट क्योंकि दो मोल्स हैं तो ये हो जाएगा फोर, टू टू ज़ा फोर, फोर टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड। एंड ये मेरे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो मैं अगर इंथैल्पी चेंज निकालता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड मेकिंग ना। इंथैल्पी चेंज इज बेसिकली -196, एंड मैं यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड मेकिंग करूंगा, ये एक तरफ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू बॉन्ड ब्रेकिंग इज सिक्स टाइम्स दिस थिंग, ब्रेकिंग, अच्छा ब्रेकिंग है, माय बैड माय बैड माय बैड, फोर टाइम्स SO2 प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्लस बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड मेकिंग, माइनस सिक्स टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड। सो ये फोर आ गया। सल्फर डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी है, 534 है, प्लस ये भाई हमारे पास कितने हैं, O2 496, -6x करें इक्वल्स टू -196। इसको जरा करें, एक्स की वैल्यू निकालें, मैं भी अपना कैलकुलेटर पकड़ूं जल्दी से, वो पड़ा हुआ। हाँ जी। सो ये हो जाएगा -196 प्लस फोर टाइम्स 534 माइनस, प्लस नहीं है, सॉरी सॉरी, माइनस ही होगा। कोई अगर कर रहा है इसको, कोई और पीस भी कर ले, 96 एंड डिवाइड बाय -6। तो आपके पास वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू भी नहीं आ रहा, तो पॉजिटिव आ रहा है, +41.333। ठीक है, इसको जल्दी से देखते हैं, नाइन का पार्ट, नाइन का ए, नाइन का पार्ट ए, क्या बात है, 471.33। ठीक है जी, मुझे बताइए, ये समझ नहीं आया किसी को, यस और नो? ये समझ नहीं आया ना, ये वाला? देखें एक तरफ ना, मेरी मेरी आप लोग को आवाज आ रही है, एम ऑडिबल? यस। मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना के कर लिया है। मैं इसको ना बिल्कुल साफ करता हूँ, मतलब क्लीन क्लीन करता हूँ आपके सामने, और फौरन से ना आप लोग को ये बता देता हूँ जल्दी से, एक क्विकली देखें। अगर मैं इस वाले केस पे आता हूँ ना, अगर मैं इस वाले केस पे आता हूँ ना, तो ये देखें, मेरी बात सुनो, ये रिएक्शन बेसिकली इस तरीके का है। ये देख लें आप, उमर आपको, उमर कह रहा हूँ, हसीब बेटा आपके बात समझ आ जाएगी। हाँ जी। तो हमारे पास यहाँ 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड है। देखो हसीब, इस रिएक्शन का ना इंथैल्पी चेंज -196 है, राइट? ठीक है, तो आपने बोला सर इंथैल्पी चेंज मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, -196 के। अब देखो इंथैल्पी चेंज की वैसे जो मेरे पास कैलकुलेशन होती है ना, वो पता है क्या होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड मेकिंग। ठीक है, अब मुझे बताएं बॉन्ड ब्रेकिंग किसकी होते हैं, रिएक्टेंट्स की होती है ना। रिएक्टेंट्स के हमेशा बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स की बॉन्ड मेकिंग होती है। सो बॉन्ड ब्रेकिंग की अगर बात करते हैं, तो आप बोलेंगे देखें सर, अभी जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, अगर इस पे आप, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अंदर ही, अपने आप के अंदर ही 2 मोल्स ऑफ सल्फर और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स है ना, दो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड्स है, राइट? ये सर नो, बिल्कुल है। और आपने जब 2 मोल्स ले लिए बेटा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट्स गोना बी 4 मोल्स ऑफ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड्स। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं बोलूंगा सर यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड आएंगे, प्लस O2 बॉन्ड आएगा। ये बेटा मेरा पूरा बॉन्ड ब्रेकिंग का सीन हो गया। बॉन्ड मेकिंग पे आते हैं। अब इस केस के अंदर ऑलरेडी 3 मोल्स ऑफ सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, एंड अच्छा, अब और यहाँ पे देखो 2 मोल्स है। अब ना यहाँ पे एक बच्चे को, अक्सर ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखें सर, इसके अंदर भी सल्फर ऑक्सीजन है, इसके अंदर सल्फर ऑक्सीजन है। बेटा ये सल्फर डाइऑक्साइड की है, ट्राईऑक्साइड की, इनकी अलग अलग सेटिंग होगी। तो ये आपके पास 3 2 जा 6 मोल्स ऑफ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड्स आ रहे हैं,
जो कि आपके पास बेसिकली सल्फर ट्राईऑक्साइड वाले हैं, राइट। तो आप यहाँ पे 6 मोल्स ऑफ सल्फर यहाँ पे मैं करता हूँ, और मैं क्या बोल दूंगा, 6 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड वाले बॉन्ड। ओके। तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप 4 टाइम्स ये वैल्यू देखो 534 पुट करोगे, प्लस O2 की वैल्यू क्या है 496, -6, और बेटा इसको ले लो x जो मुझे निकालना है, और ये ऐसे आ जाएगा। और आपके पास बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो कर करा के आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी, एक दफ़ा मैं दोबारा भी कर लेता हूँ, 471.333। तो आप इसको 471.3 कर देंगे। ठीक है जी, अंडरस्टूड, कोई टेंशन की परेशानी का मसला, बात समझ आ रही है बेटा। यस सर। ओके, ओके जी, ओके ओके ओके। बाकी पेज नंबर 153 पे आप जो बोल रहे हैं ना, अच्छा देखिए मुझे ना एक और